क्या ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं? यस। क्या रेस्पिरेशन भी करते हैं प्लांट्स हमारी तरह 24 आवर्स? ऑफ कोर्स यस। बहुत बार मिसकंसेप्शन होती है कि केवल एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं। पौधे 24 घंटे हमारी तरह ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। लेकिन ये कुछ अलग ही आया है यहाँ इस चैप्टर में। फोटो रेस्पिरेशन, दैट मीन्स लाइट इंड्यूस्ड respiration in green plants is called photorespiration. This is the definition. लाइट के कारण एक रेस्पिरेशन होती है पौधों में। रुबिस्को एंजाइम, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज भी है ये और ऑक्सीजनेज भी है, मतलब दो ऑपोजिट फिनोमिनन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति भी एफिनिटी दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के प्रति भी एफिनिटी है इसके पास रुबिस्को में, अट्रैक्शन। तो ये दोनों को ले सकता है। ये क्या बनाया है? ये है रुबिस्को एंजाइम, मान लो सपोज। ये इसकी एक्टिव साइट है, ये जो बना हुआ है इस तरह का एक स्ट्रक्चर, एक्टिव साइट, जहाँ पे ये बाइंड करेगा किसी भी सबस्ट्रेट को, मॉलिक्यूल को। अब ज़्यादा एफिनिटी इसकी देखी गई है रुबिस्को की टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड। इट हैज़ मोर अट्रैक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसका काम है और इसके लिए हमें शुक्र बनाना चाहिए, क्योंकि तभी तो फोटोसिंथेसिस हो पा रही है, हम सबको खाना मिल रहा है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अट्रैक्टेड है। लेकिन और ये है क्या, बहुत अबंडेंट एंजाइम है रुबिस्को, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। कोई पूछे तो रुबिस्को ठोक बजा के बोलिए। क्यों भाई? क्योंकि दुनिया में जितने भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उनमें क्या है मौजूद? रुबिस्को है। CO2 को गिनना यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5, मैंने 5 दिखाए हैं, ऑक्सीजन कम दिखाए हैं। ऐसे में रुबिस्को कैसे बन के दिखा देगा? कौन सा एक्शन करेगा? अपना कार्बोक्सिलेज वाला करेगा। Depending on the relative concentration of oxygen and CO2 in the leaf, in the plant, it will accordingly work. तो अभी ये दिखा रहा है कार्बोक्सिलेज बन के, लेकिन अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मान लो बहुत ज़्यादा होती तो ये कैसा बन जाता? ऑक्सीजनेज बन के दिखाता। और इसी के कारण फोटो रेस्पिरेशन होती है। अगर ये अटैच कर ले इसकी एक्टिव साइट पर, ये बाइंड कर ले O2 से, ऑक्सीजन से, तो वो कहलाती है फोटो रेस्पिरेशन। फिर आगे प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। C3 में फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन इज़ नॉट अ गुड फिनोमिनन फॉर द प्लांट, फॉर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर यील्ड पर्पस। पैदावार के लिए तंग करती है फोटो रेस्पिरेशन। और इसमें होता क्या है कि CO2 नहीं जुड़ती जिसको जुड़ना होता है और खाना बनाना होता है पौधे के लिए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। इंस्टेड ऑफ CO2, O2 विल जॉइन एंड बाइंड विद द एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम। यही हो रहा है ना फोटो रेस्पिरेशन में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ सही चल रहा है। यहाँ CO2 ही मेजॉरिकली जॉइन कर रही है, O2 कम है, इसकी कंसंट्रेशन ही कम है। CO2 इस वाले पत्ते में, C4 वाले के पत्ते में, मेज़ के पत्ते में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन C3 प्लांट्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, लेस ऑफ ग्लूकोज, लेस ऑफ यील्ड इन द C3 plants, that is the temperate plants, and high yields, high photosynthetic rate in the maize etc., barley, that is the C4 plants. तो फिर ऐसा क्या है C4 पौधों में कि वो अपनी CO2 की मात्रा बहुत बढ़ा लेते हैं लीफ के अंदर? ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, ड्यूरिंग सनलाइट, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स। जब भी सनलाइट होगी तो ये वाला फिनोमेना होता है फोटो रेस्पिरेशन। और ऐसे में क्या होगा? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन
ज़्यादा हो जाती है लीफ में, तो इसकी किसके साथ बाइंडिंग हो जाएगी? एंजाइम के साथ, रुबिस्को के साथ, ना कि CO2 की। किसकी बात हो रही है? C3 प्लांट्स की। इसी फिनोमिनन को फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। लीफ के अंदर स्पेशल एनाटॉमी होती है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, और उसके लिए नाम है क्रेन्स एनाटॉमी। दिस इज फाउंड ओनली इन द C4, नॉट इन द C3। क्रेन्स एनाटॉमी इन द लीफ। दोनों की शक्ल देखते हैं लीफ की। ये देखो, ये भी लीफ है C3 की, ये C4 की लीफ है। इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे पड़े हैं जाइलम और फ्लोएम। ये यहाँ येलो येलो जो एरिया दिखाया, यहाँ पे पड़े हैं जाइलम और फ्लोएम, यानी वेस्कुलर बंडल्स वाला एरिया है ये। और इनके आसपास एक कवरिंग है ब्राउन सी, ये जो बनाई हुई है मैंने, इसको लिखा है बंडल शीथ। अ कवरिंग फॉर द वेस्कुलर बंडल्स, पैरेन्काइमेटस कवरिंग सेल्स की बनी हुई है। लेकिन किसमें बहुत पतली है? C3 में तो बहुत ही पतली है, देखो इसकी शक्ल। और C4 में ये बहुत बड़े बड़े सेल्स हैं, फूले फूले और अच्छे से आपस में चिपके हुए, नो गैप्स, नो स्पेसेस इन बिटवीन। और क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में, C3 और C4 में? यस, ये इतने सारे सेल्स की जो एक और कवरिंग है, किसके आसपास? बंडल शीथ के आसपास। मीजोफिल सेल्स का एक पूरा सर्कल है। एक होगा सर्कल, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है स्ट्रक्चर नहीं। यहाँ पे बंडल शीथ पतली सी है और कोई इसकी सराउंडिंग नहीं है, कोई कवर नहीं कर रहा है इसको। मीजोफिल सेल्स, लीफ सेल्स। सो दिस इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी, द स्ट्रक्चर विच विल हेल्प C4 in avoiding photorespiration. क्रेन्स एनाटॉमी, जिसमें ये हमने अभी बात कर ली थी। एक बंडल शीथ बहुत स्वॉलन सेल्स की बिग है, बड़े बड़े सेल्स, और उसके आसपास मेसोफिल। यही डायग्राम मैंने ये बड़ा करके बना दिया है। सेम यही वाला डायग्राम ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा किया हुआ, एंड लार्ज डायग्राम। कैन यू सी? ये ब्राउन है, क्या थी ये ब्राउन? ये थी बंडल शीथ, तो ये बंडल शीथ यहाँ आ गई, ये देखो ब्राउन। और ये ग्रीन ग्रीन क्या बनाया ये सारा? ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि मीजोफिल जो सराउंडिंग है बंडल शीथ के आसपास का रिंग। तो यही स्ट्रक्चर बड़ा करके बना दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि CO2 का क्या होता है जो एंटर करती है लीफ में। CO2 ने एंटर किया और इसका वाटर के साथ रिएक्शन वगैरह होके बन गया बाइकार्बोनेट, आयन बन गया HCO3-1। कैन यू सी दिस? बाइकार्बोनेट बन गया। अब ये जो HCO3 है, फिक्सिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है, ये जुड़ जाएगी फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ, जो यहाँ पड़ा था, एक 3 कार्बन कंपाउंड पड़ा था यहाँ, उसके साथ ये जुड़ के रिएक्शन हो गया। क्या बन गया? एक पहला C4 कंपाउंड बना, स्टेबल कंपाउंड बना, ये पहला C4। याद रखिए कि C3 साइकिल पढ़ते थे हम, किस में होता है? ये C3 प्लांट्स में होता है C3 साइकिल, यानी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से पहला स्टेबल जो बना है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना है, 4 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि ये 4 कार्बन है, इसीलिए इस वाले साइकिल का नाम क्या रखा हुआ है? C4 साइकिल। तभी नाम बोलते हैं C4 प्लांट, C4 प्लांट्स, क्योंकि इनमें कौन सा साइकिल है? इनमें C4 साइकिल है, ना कि C3 साइकिल। तो अब C4 साइकिल पढ़ रहे हैं ये सारा, और इसी को बोलते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। इसी का ही दूसरा नाम है, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एक हैच था साइंटिस्ट, एक स्लैक था साइंटिस्ट, दोनों ने मिल के ये C4 डिस्कवर किया था साइकिल इन द C4 प्लांट्स, दैट इज द ट्रॉपिकल प्लांट्स, मेज, sorghum, शुगर केन, ऑल दीज। तो हैच अभी ज़िंदा हैं, आपको पता है, ये वाले साइंटिस्ट ज़िंदा हैं। स्लैक थोड़ा टाइम पहले ही डेथ हुई है उनकी। ओके,
तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया OAA, फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये एंटर कर गया ड्यू टू द प्लाज्मोडेस्माटा, ओपनिंग्स इन द एडजेसेंट सेल्स इन बिटवीन द सेल वॉल। ये है ना प्लाज्मोडेस्माटा जगह जगह पे होते हैं, उनमें से छिद्रों में से ये अंदर घुस गया। कहाँ पे घुस गया भाई? बंडल शीथ सेल्स में घुस गया। ये जो ब्राउन ब्राउन बनाई हुई है ये वाली बंडल शीथ, तो इनमें घुस गया है क्या? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। टूट गया, अंदर जाकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड टूट गया CO2 में, CO2 रिलीज हो गई और C3 एसिड बना, एक C3 एसिड बन गया। ये जो C3 एसिड है, 3 कार्बन वाला एसिड जो बना है, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जाएगा और पेप बना देगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना देगा। फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि 3 कार्बन, अगेन 3 कार्बन कंपाउंड, ये फिर से जुड़ेगा बाइकार्बोनेट के साथ और इस तरह से C4 एसिड बनाएगा। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ना, ये वाला पेप, PEP और HCO3 के बीच में किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं पेप्केज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। पेप्केज एंजाइम is helping bicarbonate ion HCO3-1 और फॉस्फेनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड को जोड़ कौन रहा है? एक एंजाइम मदद कर रहा है यहाँ पे, पेप्केज एंजाइम is helping in this reaction. Phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme. That means this enzyme is found in the mesophil cells. ये वाले सेल्स में दिख रहा है, इसकी भरमार है पेप्केज की। क्या ये पेप्केज बंडल शीथ में है? नहीं, पेप्केज एंजाइम इज एब्सेंट इन द बंडल शीथ। बंडल शीथ में रुबिस्को की बहुतायत है, रुबिस्को एंजाइम, जो कि यहाँ नहीं है, मेसोफिल सेल्स में नहीं है। तो प्लीज़ रिमेंबर कि पेप्केज एंजाइम इज़ very much there in mesophyll cells surrounding the bundle sheath. It is, mesophyll cells are lacking in Rubisco enzyme, but Rubisco is very much found in the bundle sheath cells. अब ये जो CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, CO2 रिलीज हुई है ब्रेकडाउन से, किसके? C4 एसिड्स के। यहाँ पे कई सारे C4 एसिड्स बन सकते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद। Oxaloacetic acid can further form 4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself, and then these C4 acids will travel down, जैसे अभी आपको बताया था, and they will dissociate into CO2 and a C3 acid compound. ये जो CO2 यहाँ पे, इसका मतलब बहुत सारी जमा हो गई है, तो ये केल्विन साइकिल का हिस्सा बन जाएगी। केल्विन साइकिल होके रहेगा किसमें? C4 वाले प्लांट्स में केल्विन साइकिल होगा इन द बंडल शीथ। रुबिस्को किस तरह से एक्ट करेगा? क्योंकि बहुत सारी CO2 अवेलेबल है, यहाँ पे रिलीज होती जा रही है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है यहाँ पे, देखो मैकेनिज्म के द्वारा, जिसको बोलते हैं क्रैन्स एनाटॉमी के द्वारा CO2 बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे बंडल शीथ में। हेंस Rubisco will act as carboxylase or oxalase now? Yes, it will act as carboxylase and help in formation of photosynthesis, doing of photosynthesis, formation of food, that is glucose will be formed now. ये एक साइकिल बन गया पूरा, देखिए इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस साइकिल, क्योंकि पेप रीजेनरेट हुआ है। ये PEP ही यहाँ पे यूज़ हुआ था, HCO3 के साथ जुड़ गया था और PEP ही बन गया है दोबारा यहाँ से, थैंक्स टू द C3 एसिड। इसी ने PEP का फॉर्म ले लिया, बदल गया ये इसमें। तो ये एक साइकिल है ना, कैन यू सी दिस होल साइकिल कॉन्टिन्यूस? तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड C4 साइकिल और हैच एंड स्लैक
pathway found only in the C4 plants. तो CO2 ने एंटर किया लीफ के अंदर और लीफ सेल्स के अंदर घुस गई। ये लीफ सेल्स हैं, यानी कि मीजोफिल का पूरा रिंग किसके चारों तरफ, बंडल शीथ की तरफ। ये है बंडल शीथ के सेल्स, ब्राउन ब्राउन। तो मीजोफिल में जब CO2 घुसी, इसको बदल दिया गया, ये बदल गई SCO3 में बाइकार्बोनेट आयन बन गया। ये आयन जुड़ जाएगा यहाँ पे पड़े हुए एक सब्सटेंस के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पड़ा था ये, उसके साथ ये जुड़ गया। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, पेप केज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सब होगा, ये वाला रिएक्शन। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम विल हेल्प। बना क्या, पहला स्टेबल कंपाउंड बना, जो कि एक C4 कंपाउंड है, C4 एसिड है। किसके, आफ्टर फिक्सेशन ऑफ CO2, पहला स्टेबल कंपाउंड हमें याद रखना है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहलाता है ये पहला वाला C4। ये फर्दर कई और C4 एसिड्स भी बना सकता है, बन जाएंगे। और ये C4 एसिड्स थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा होल्स, छिद्र बिटवीन द सेल्स, उनमें से घुसेंगे और अंदर कहाँ पहुँच गए जी, बंडल शीथ सेल में पहुँच गए, ब्राउन ब्राउन। यहाँ पे इन्होंने, ये टूट गया, C4 एसिड्स टूट जाएंगे, CO2 अलग से पैदा हो गई, बन गई, और एक C3 एसिड बन गया। 2 चीज़ें बनी, 2 प्रोडक्ट्स। CO2 तो घुस गई केल्विन साइकिल में, उसका हिस्सा बन गई, डार्क रिएक्शन का हिस्सा बन गई, केल्विन साइकिल में आ गई, यानी कि फूड बनेगा, अब ग्लूकोज बनेगा केल्विन साइकिल के थ्रू। और C3 एसिड विल बी, ये जो बना है C3 एसिड बना है, ये जाके रीजनरेट कर देगा PEP को, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को रीजनरेट कर देगा, 3 कार्बन कंपाउंड अगेन। हैंस द साइकिल विल गेट कॉन्टिन्यूस एंड कंप्लीट साइकिल हो गया। देखिए, इसको बोल देते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और इसको C4 साइकिल भी कहा जाता है। हमें याद रखना है कि मेसोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम की बहुत बहुतायत है, पेप केज एंजाइम की बहुत ज़्यादा एबंडेंस है। क्या इसमें रुबिस्को मिलेगा? नहीं, यहाँ रुबिस्को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नहीं हो रही वो प्रोसेस, कौन सी, केल्विन साइकिल वगैरह, वो कहाँ हो रही है, यहाँ पे बंडल शीथ में। इसका मतलब बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को एंजाइम। बहुत सारी CO2 होने के कारण, यहाँ पे CO2 की बहुतायत के कारण, क्योंकि रिलीज हुई है यहाँ पे, देखो टूटी है, तो CO2 बहुत ज़्यादा बंडल शीथ में आ चुकी है। तो रुबिस्को विल एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज एंड परफॉर्म द केल्विन साइकिल। क्या बंडल शीथ में पेपकेज मिलेगा? नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस रेट, 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स आर देयर, एक्सटर्नल यानी एनवायरनमेंटल एंड इंटरनल यानी प्लांट फैक्टर्स। एक्सटर्नल यानी एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, अब अगर मान लीजिए हम सनलाइट बढ़िया दे रहे हैं, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अच्छी रख रहे हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं दे रहे, तो उससे अफेक्ट होगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल। ये सारे हम मैक्सिमम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, जो बेस्ट है उसके लिए, पौधे के लिए ऑप्टिमम। ये इस तरह का डंडा पकड़ाना होता है, एक प्लेयर को दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ऐसे करके मान लो 4 प्लेयर हैं एक टीम में, टीम वर्क होता है। तो बाकी 3 वाले तो बहुत बढ़िया कर रहे थे, लेकिन चिंटू जी ने गड़बड़ कर दी। ये सारे तेज धावक थे, चिंटू जी बहुत स्लो थे, उससे क्या हुआ, सारा खेल बर्बाद, टीम हारेगी। बिल्कुल वैसे ही है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, कि सारे फैक्टर बहुत कामयाब हैं और ज़्यादा हैं कंसंट्रेशन में, जैसे ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में है, बेस्ट कंसंट्रेशन में है, लेकिन एक की कंसंट्रेशन कम है प्लांट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो रेट
डाउन होगा? यस, photosynthesis rate will go down due to that factor, low in concentration, that will affect. ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक ने 1905 में ये वाली लॉ दी थी। फिर से करते हैं कि ग्रीन लीफ भी है पौधे के पास, अच्छी लाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट इज़ नाइस, ऑप्टिमम। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम है, बेस्ट फॉर द प्लांट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए बढ़िया, और वाटर भी है, पौधे को हमने अच्छा खासा पानी भी दे रखा है। लेकिन टेम्परेचर बहुत लो है, माइनस में जा रहा है, नेगेटिव है, तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करके दिखाएगा। यानी किसने सारा गुड़ गोबर किया? एक फैक्टर ने ना। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, क्योंकि एक फैक्टर ने डिलिमिट कर दी पूरी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि सारे बाकी बहुत अच्छे अमाउंट में थे। सो वी कैन से that according to law of limiting factors, the rate of a reaction depends on the slowest factor. The law states that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the lowest value factor, the minimal value factor. Internal factors, karak for affecting rate of photosynthesis, that is the plant factors, internal factors, अंदरूनी, म्यूजोफिल सेल्स की कंडीशन कि वो उनका नंबर कितना है, उनका साइज कैसा है, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, क्लोरोफिल का अमाउंट, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, लाइट, एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग photosynthesis rate. Let us discuss this. There are three important elements when we talk of light. Quality indicates the wavelength of the light. Which wavelength are we talking about? Is it red and blue? If it is red and blue, very high rate of photosynthesis naturally, maximum. Intensity, तीव्रता, कि कितनी स्ट्रॉन्ग है सनलाइट, या कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है लाइट जो भी पौधे को मिल रही है। ड्यूरेशन मीन्स टाइम पीरियड, कि उसको पौधे को कितने देर के लिए आप लाइट दे पा रहे हो। लो लाइट इंटेंसिटी में, जब मध्यम लाइट हो, लो लाइट इंटेंसिटी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट ना हो, ऐसे में जब आप लाइट बढ़ाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता हुआ देखा गया। देखिए लीनियर आ रही है। हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में अगर आप लाइट बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड नहीं होगा, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाएंगे तब तक। मतलब ये कि हम लाइट तो बड़ी स्ट्रांग दिए जा रहे हैं, ग्रीडी बन के मान लो हम खुश हो रहे हैं कि हाँ लो लाइट पे बहुत बढ़िया हो रही है फोटोसिंथेसिस, चलो ज़्यादा देते हैं लाइट। तो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में क्या होने वाला है भाई, कि बाकी फैक्टर्स जैसे कि CO2, वो भी तो पड़े हुए हैं, और भी तो चीज़ें हैं बहुत सारी, वो लिमिटिंग हो जाएंगे, वो तंग करने लग जाएंगे, और रेट डाउन आ जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, कांस्टेंसी आ गई, कांस्टेंट हो गया। रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज। ये भी देखा गया कि अगर फुल सनलाइट हो, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, फुल सनलाइट के 10% भी अगर पौधे को मिल जाए तो सैचुरेशन आ जाता है, पौधे को पर्याप्त मैक्सिमम संतुष्टि वाली सनलाइट मिल चुकी है। इसका मतलब लाइट इज नॉट मच ऑफ अ लिमिटिंग फैक्टर, इट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट्स। इसी प्रकार ये देखा गया कि जो शेड प्लांट्स हैं वो ज़रूर अफेक्टेड होते हैं। लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो तो लिमिटिंग हो जाती है इनके लिए। किनके लिए? शेड प्लांट्स के लिए। जैसे कि देखो फॉरेस्ट में, डेंस फॉरेस्ट है, थिक फॉरेस्ट, और इन्होंने इसको कवर किया हुआ इस वाले पौधे को। नाउ द लाइट विल बी लिमिटिंग
for such plants kept in shade or in dense forests, etc. Then it becomes limiting, otherwise not. Increase in light beyond a particular point causes the breakdown of chlorophyll molecule, it is found. Chlorophyll gets disrupted, टूट जाएगी chlorophyll molecule अगर आप बहुत ज़्यादा intense light देते हो, और उससे क्या होगा? Photosynthesis will go down naturally. डार्क में या अंधेरे में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का क्या होने वाला है? नहीं होगी फोटोसिंथेसिस. Why? The stomata will also close down during this time of the night, you can say, or in poor light. That means light limiting हो जाएगा ऐसे में, जब very low light intensity की बात हो. Temperature as an external factor for photosynthetic rates in plants. Now there are two type of reactions, light reaction and dark reaction occurring in a plant during photosynthesis. Both are affected by temperature changes. But which one more? Dark reactions are known to be more affected by changes in temperature. They are very much enzyme based, and enzymes, you know, are temperature sensitive. What are enzymes? Simply chemicals which increase the rate of any reaction, chemical reaction. So, these enzymes get affected by temperature. They only work at an optimum temperature, which is the best for them. So, there is a range of temperatures in which they work best. But if it is very much below the temperature, they become inactive. Or if it is very high temperature, they may get heat killed, they may get killed, they may get denatured, etc. So that means the cycle and the photosynthetic rate will be affected. Now, the C4 and the C3 plants, two type of plants are there. Both undergo Calvin cycle, that is the dark reaction, and both are affected by temperature changes. That means दोनों में से किसके एंजाइम्स 30, 40, 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चलते रहेंगे नॉन स्टॉप, यानी कि इनएक्टिव नहीं होंगे, किल्ड नहीं होंगे, डीनेचर्ड नहीं होंगे, वर्क करेंगे 30 to 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस तक भी, टेम्परेचर तक भी. हाँ, इन दोनों में से C4 will be the plants, that is for example maize, barley, and the C3, for example the tomatoes, or you can say wheat. Such plants, they have a lower optimum temperature range, and that is 20 to 25 degree Celsius. यहाँ तक इनके एंजाइम्स इस टेम्परेचर तक, तापमान तक, they work very best, work very well, and the rate of photosynthesis will be high in this range for the C3. Whereas for the C4, the best range of temperature is 30 to 45 degree Celsius, optimum temperature for C4. पौधे किस हैबिटेट में रह रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ अ प्लांट. तो C3 कहाँ रहते हैं? C3 के प्लांट ज़्यादातर टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं. C4 कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिक्स में, ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं ये. इसका मतलब ये बहुत हाई रेंजेस को झेल सकते हैं. टेम्परेट वाले बहुत कम टेम्परेचर को कंपैरेटिवली झेल पाते हैं. कहाँ पर यील्ड बहुत हाई टेम्परेचर्स पे भी ज़्यादा होने वाली है? ट्रॉपिकल प्लांट्स में. वाटर एज एन एक्सटर्नल फैक्टर affecting photosynthesis in plants. Water is the raw material
for photosynthesis, we all know, and so it is very important. But it also has a role in photosynthetic rates. How? पानी की कमी से पौधे में वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है. जैसे आपने देखा होगा कि आपका कल पेपर है तो आपको स्ट्रेस होने लग जाता है, टेंशन. तो अगर पानी नहीं है तो ओपन स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे. ये देखिए, उनकी दीवारें मोटी वाली पास आ गई हैं. They have closed due to less water in the plant. Same way, water stress also leads to this. Upright plant, plant खड़ा हुआ है सही से, water नहीं है पौधे में, ऐसे में मुरझा जाएगा पौधा. Especially in the noons, wilting. Wilting मतलब the phenomenon of drooping of the parts of the plant, the leaves of the plant. मुरझाना यानी wilting. इन दोनों से ही क्या होने वाला है? क्लोज टोमेटा का मतलब लेस फोटोसिंथेसिस और विल्टिंग का मतलब भी लेस फोटोसिंथेसिस. वो कैसे विल्टिंग, कैसे? इन दोनों को देखो, ए और बी. कौन सी वाली लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा लग रहा है आपको? ए और बी वाली लीफ है तो एक ही लीफ, सिचुएशन अलग है, कंडीशन. हाँ, ए का सरफेस एरिया फैला हुआ है, बड़ा है. इसका विस्तृत नहीं है, इसका पतला दूबला सा ऐसा हो गया, मुरझा गई है. तो नेचुरली इसके स्टोमेटा ओपन है, एक्सपोज्ड है, गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस विल बी मोर द रेट. अपार्ट फ्रॉम C3 and C4 plants, another category of plants called CAM plants, crassulacean acid metabolism plants. Examples are cacti, cactus, nagfani, etc., opuntia, bryophyllum, patharchat, pineapple plant. So they are adapted to escape photorespiration. ये सनलाइट दिन में संजो ले लेते हैं. इन द नाइट दे डू द फोटोसिंथेसिस इंस्टेड. कि स्टोमा रात को खुलते हैं. रुबिस्को एंजाइम विल इनिशिएट दिस, catalyze this reaction. RUBP will join with oxygen. PGA is produced and phosphoglycolate is produced here in photorespiration. No ATP production takes place. No NADPH this time. Thus, no sugar is formed, no glucose. So it is productivity wise a very wasteful process occurring in C3 plants.